नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। ये पीजीटी एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको पीजीटी एग्ज़ाम वर्ष 2000 वाला क्वेश्चन पेपर भी दे चुकी हूँ। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट के ज़रिए 50 क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे या तैयारी करेंगे। ये एजुकेशन विषय से संबंधित है। देखिए, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद 10 सेकंड का टाइम आपको उसे सॉल्व करने के लिए दूंगी। यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, वरना फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगी। आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दे सकते हैं और मुझे सारे आंसर एक रफ कॉपी में करने के बाद आप ये भी बता सकते हैं कि कितने आंसर्स आपने ठीक दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? एक तानाशाह जो कक्षा को नियंत्रित करता है, एक सूचनादाता जो केवल तथ्यों को बताता है, एक मित्र, मार्गदर्शक और सहयोगी, एक पर्यवेक्षक जो केवल छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करता है। तो देखिए, प्रयोजनवादी शिक्षक एक मित्र, मार्गदर्शक और सहयोगी का कार्य करता है। वो बच्चों को सभी प्रकार की फैसिलिटीज देता है, उन्हें बताता है, उन्हें ज्ञान प्रदान करता है, जिससे कि वो अपनी परियोजनाओं को सफल बना सकें। प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषता क्या है? यह केवल आदर्शों और अमूर्त विचारों पर केंद्रित है? नहीं। यह केवल आध्यात्मिक और नैतिकता पर बल देता है? नहीं, ये काम इसका नहीं है। यह विचारों के व्यावहारिक परिणामों पर जोर देता है। यह प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को प्राथमिकता देता है। देखिए, प्रयोजनवाद आदर्शों, अमूर्त विचारों आदि को तो नहीं मानता है और आध्यात्मिकता और नैतिकता जो कार्य है वो आदर्शवाद का है। साथ ही जो परंपराएं और रीति रिवाजों को प्राथमिकता देने की बात है, वो भी आदर्शवादियों का ही कार्य है। तो हमारा आंसर होगा, यह विचारों के व्यावहारिक परिणामों पर जोर देता है। मार्टिन हाइडेगर ने अस्तित्ववाद में डेसीन की अवधारणा का उपयोग किस लिए किया? ए, ब्रह्मांड के नियमों का वर्णन करने के लिए। बी, यह समझने के लिए कि मनुष्य संसार में कैसे मौजूद है। सी, भौतिक वस्तुओं का वर्णन करने के लिए। डी, ईश्वर की प्रकृति का वर्णन करने के लिए। तो इसमें आंसर होगा कि यह समझने के लिए कि मनुष्य संसार में कैसे मौजूद है। तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अस्तित्ववाद की आलोचना किस आधार पर की जाती है? ए, यह सामाजिक जिम्मेदारी पर बहुत अधिक जोर देता है। बी, यह बहुत व्यक्तिवादी है और सामाजिक संबंधों की उपेक्षा करता है। सी, यह ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और डी, यह बहुत आशावादी और सरल है। तो इसमें हमारा आंसर होगा, यह बहुत ही व्यक्तिवादी है और सामाजिक संबंधों की उपेक्षा करता है। क्योंकि अस्तित्ववाद में कहा गया है कि अस्तित्ववादी मानव केवल अपने हित के बारे में या अपने अस्तित्व के बारे में ही सोचता है, विचार करता है तथा जो भी क्रियाएं करता है वो केवल अपने अस्तित्व के रहते हुए अपने अस्तित्व के लिए ही करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन का कौन सा रूप सबसे प्रभावी है? शिक्षक द्वारा दिया गया बाहरी दंड, कठोर और बलपूर्वक अनुशासन, स्वयं अनुशासन या सामाजिक सहयोग, कक्षा में पूर्ण स्वतंत्रता और अराजकता।
देखिए बाह्य दंड का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ये बाह्य दंड जो है अनुशासन पर आधारित होता है और अनुशासन की बात कही गई है आदर्शवाद में। और स्वतंत्रता और अराजकता जो है वो प्रकृतिवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। तो स्वयं अनुशासन यहाँ पर हमारा मान्य होगा। स्वयं अनुशासन और सामाजिक सहयोग से जब बच्चा कार्य करता है तब वो एक प्रयोजनवादी कार्य को पूर्ण करता है। प्रयोजनवाद में शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? निश्चित अपरिवर्तनीय और पारंपरिक विषयों पर आधारित, बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकताओं पर आधारित और लचीला, केवल धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर केंद्रित, कठिन और जटिल विषयों को प्राथमिकता देने वाला। तो देखिए धार्मिक विषय, सेम चीज आ गई इसमें, आदर्शवाद। और कठिन और जटिल विषयों की को प्राथमिकता देने वाला भी ये नहीं है और अपरिवर्तनीय भी नहीं है। यहाँ पर बालक की रुचि को महत्व दिया जाता है, उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर और आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और जहाँ वो बच्चा परेशानी महसूस करता है या कठिनाई महसूस करता है तो वहाँ पाठ्यक्रम को चेंज भी किया जाता है, तो पाठ्यक्रम लचीला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा, बालक की रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं पर आधारित और लचीला पाठ्यक्रम। एक शिक्षिका अपने छात्र से एक विज्ञान प्रयोग के बाद अपनी नोटबुक में अपने अवलोकनों को लिखने के लिए कहती है। वह कोल्ब के चक्र के किस चरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है? चिंतनशील अवलोकन, मूर्त अनुभव, सक्रिय प्रयोग या अमूर्त संकल्पना। तो वो ध्यान केंद्रित कर रही है चिंतनशील अवलोकन पर। अवलोकन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करना या फिर किसी चीज को ध्यान से देखना, उस पर विचार करना, ध्यान केंद्रित करना आदि सभी चिंतनशील अवलोकन का हिस्सा माना जाता है। यह एक स्टेप कह सकते हैं हम इसे, कि चिंतनशील अवलोकन का चरण है। कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को विभिन्न अधिगम शैलियों को अपनाने से रोकना, छात्रों को उनके अनुभवों के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, सीखने की प्रक्रिया को और अधिक निष्क्रिय बनाना। तो इसमें आंसर होगा हमारा, छात्रों को उनके अनुभवों के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करना। क्योंकि इसका उद्देश्य अनुभवों को ज्ञान में बदलकर छात्रों की सीखने की क्षमता को या उनकी योग्यताओं को बढ़ाना होता है। कौन नवाचार का संप्रेषण नहीं करता है? निम्न में से ये बताना है। फर्स्ट है इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, चित्र और रेडियो टेप रिकॉर्डर। तो इसमें चित्र नवाचार का संप्रेषण नहीं करता है, बाकी तीनों चीजें करती हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। अन्य तीनों शैक्षिक तकनीकी के हार्डवेयर उपागम हैं जिनके द्वारा शिक्षण व शिक्षा के नवाचारों को संप्रेषित किया जाता है। कौन सा कारण छात्र असंतोष का नहीं है? शिक्षकों की अक्षमता, शिक्षकों की राजनीति, रोजगार, पेशेवर छात्र नेताओं की उत्पत्ति। यहाँ पूछा है छात्र असंतोष का कारण नहीं है, तो इसमें रोजगार, छात्र असंतोष से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि छात्र पढ़ाई करते हैं, रोजगार नहीं ढूंढते हैं। जब रोजगार का टाइम आता है तब वो रोजगार ढूंढते हैं। शिक्षकों की अक्षमता, शिक्षण के प्रति उनकी अरुचि और शिक्षकों की राजनीति,
पेशेवर छात्र नेताओं की उपस्थिति आदि छात्र असंतोष का प्रमुख कारण है। रोजगार छात्र असंतोष का कारण नहीं हो सकता है। मदरसा केंद्र है प्राथमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का या पूर्व प्राथमिक शिक्षा का। तो मदरसा केंद्र होते हैं उच्च शिक्षा के। इस्लाम धर्म में जो उच्च शिक्षा का केंद्र है वो मदरसे को कहा जाता है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति, समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना, नैतिक मूल्यों का विकास, आध्यात्मिक विकास। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कट जाते हैं क्योंकि नैतिक और आध्यात्मिकता कहाँ आती है? आदर्शवादी विचारधारा में हमने देखी। समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति। देखिए प्रकृतिवाद ये मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को उसकी आंतरिक क्षमता और सहज प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित होने देना है। तो जब तक बच्चे के अंदर आत्म अनुभूति नहीं होगी या वो आत्म अनुभूति अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा तो वो इस चीज को कैसे जानेगा? तो इसलिए इसका उद्देश्य बच्चे की आत्म अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करना या उसको बाहर निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का एक प्रकृतिवादी सिद्धांत नहीं है? शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से सीखता है। अनुशासन को सख्त नियमों के माध्यम से बनाए रखना या फिर पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवाद स्वतंत्रता को मानते हैं। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। अनुशासन को सख्त नियमों के माध्यम से बनाए रखना यहाँ पर गलत है। शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करता है, ये भी सही है। बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से सीखता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और पुस्तकीय ज्ञान का प्रकृतिवाद विरोध करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुशासन को सख्त नियमों के माध्यम से बनाए रखना। भारतीय शिक्षा का मानवाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र 1854, मैकाले का विवरण पत्र 1835, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1813। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वुड का घोषणा पत्र 1854। ये चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया था, दिया गया था शिक्षा के लिए। इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से भी जानते हैं और इसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इस परिभाषा के लेखक का नाम है मन, बर्नार्ड, स्किनर या नन। तो इस परिभाषा के लेखक हैं बर्नार्ड, और स्किनर ने भी इसे मिलती जुलती एक परिभाषा दी है। तो हमारा आंसर है 2, बर्नार्ड। बर्नार्ड के अनुसार समस्या समाधान द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पर विजय है। जबकि स्किनर ने जो परिभाषा दी है उन्होंने कहा है समस्या को पुनर्बलन व अभिप्रेरणा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या किया जा सकता है। जनसंचार के साधन शिक्षा के प्रसार में बाधक होते हैं क्योंकि इनसे ध्यान बढ़ता है। सहायक होते हैं क्योंकि ये पाठ को समझने में उपयोगी हैं। जनसंचार के साधनों का शैक्षिक महत्व नहीं है। जनसंचार के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।
तो इसका आंसर होगा जनसंचार के साधन सहायक होते हैं क्योंकि ये पाठ को समझने में उपयोगी है। ये जनसंचार के माध्यम नानौपचारिक व दूरस्थ शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का आधार है समाजवादी विचारधारा। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा व्यक्ति की उपेक्षा, व्यक्ति एवं समाज का सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर है। देखिए, सामाजिक उद्देश्यों में व्यक्ति से और समूह का समूह या समुदाय से, व्यक्ति का विभिन्न समुदायों से स्वस्थ संबंध स्थापित करना है। मापन नहीं होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक कम, गुणात्मक अधिक या गुणात्मक कम, मात्रात्मक अधिक। तो मापन गुणात्मक नहीं होता, हमेशा मापन मात्रात्मक होता है क्योंकि जो मात्राएं होती हैं उन्हीं का तो मापन किया जाता है, गुणों का मापन कहाँ कर सकते हैं हम। मापन से किसी वस्तु या घटना की मात्रा का पता लगाते हैं, इससे हाउ मच का बोध होता है, जबकि मूल्यांकन से हाउ गुड का बोध होता है। व्यक्तिक भिन्नता के दो मुख्य निर्धारक हैं वंशानुक्रम तथा बुद्धि, बुद्धि तथा लिंग, पर्यावरण तथा वंशानुक्रम, स्वास्थ्य तथा भोजन। तो व्यक्तिक भिन्नता हमेशा पर्यावरण और वंशानुक्रम इसके दो निर्धारक होते हैं, या वंशानुक्रम और वातावरण कह लीजिए। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास में लगभग 80% योगदान वंशानुक्रम का होता है और 20% उसके वातावरण का होता है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की संस्तुति की थी आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 में, कोठारी आयोग 1964-66 में, मुदारियर आयोग 1952 ने या डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948 ने। तो ये करी थी आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 द्वारा। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम बार तो आई थी ये 1937 में संयुक्त प्रांत की शिक्षा के लिए, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित की गई थी, और द्वितीय बार ये 1953 में अपना प्रतिवेदन दिया और उसमें कार्य अनुभव को महत्व दिया गया था। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र का संपूर्ण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति के शरीर और बुद्धि का विकास। देखिए, खाली चरित्र का विकास नहीं होता, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। खाली वो एक ही विकास नहीं चाहता, वो सभी तरफ से बच्चे का विकास चाहता है। सर्वांगीण विकास में उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या चारित्रिक व सामाजिक विकास सभी शामिल हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शुरू हुई थी इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में या चंद्रशेखर सिंह के समय में। तो ये राजीव गांधी के समय में हुई थी 1986, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के समय में शुरू हुई थी। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक इनका शासन चला था। यह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे।
शिक्षा में मूल्यांकन से अभिप्राय है योग्यताओं को अंक प्रदान करना, पाठ्य वस्तु की रचना, प्रतिभा निर्देश या व्यवसाय निर्धारण। तो शिक्षा में मूल्यांकन का अभिप्राय है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें होना चाहिए योग्यताओं को अंक प्रदान करना, लेकिन पीजीटी में इसके आंसर दिया गया है व्यवसाय का निर्धारण करना। मूल्यांकन खुला विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ सन 1970 में इंग्लैंड में, सन 1965 में अमेरिका में, सन 1947 में भारत में या सन 1985 में ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका उत्तर है सन 1970 में इंग्लैंड में हुआ था, जबकि इसका ये कह सकते हैं सन 1971 में ये इंग्लैंड में हुआ था। 1 जनवरी 1971 को खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इससे प्रभावित होकर जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका आदि देशों में भी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसका बिल जो था खुले विश्वविद्यालय का 1963 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटेन की जनता को शिक्षित करने के लिए बिल संसद में पेश किया गया, जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या मातृभाषा। तो इनके अनुसार मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऐसा सुझाव दिया गया है कि वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन करने के स्थान पर वर्ष भर सतत मूल्यांकन किया जाए। यह लाभदायक होगा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए रहेगी, केवल छात्रों के लिए क्योंकि वे अपना रिवीजन सुधार सकेंगे, केवल शिक्षकों के लिए क्योंकि वर्ष के अंत में प्रश्न पत्र बनाने तथा परीक्षा लेने की परेशानी से वे बच जाएंगे, केवल शैक्षिक प्रशासकों के लिए क्योंकि वे कमजोर विद्यार्थियों को आसानी से छांट सकते हैं। नहीं, इसका आंसर होगा शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों के लिए, क्योंकि उन्हें दोनों निम्नांकित में से कौन प्रक्षेपीय तकनीकी नहीं है? साहचर्य तकनीकी, प्रश्नावली तकनीकी, रोरशा तकनीकी और पसंद क्रम तकनीकी। तो प्रक्षेपीय तकनीकी वो तकनीकियां हैं जो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपयोग की जाती हैं। तो इसमें प्रश्नावली तकनीकी जो है प्रक्षेपीय तकनीकी के अंतर्गत नहीं आती है। साहचर्य तकनीकी भी है, रोरशा तकनीकी और पसंद क्रम तकनीकी प्रक्षेपीय तकनीकियों के अंतर्गत आती हैं। पांडिचेरी आश्रम का संबंध किससे है? फर्स्ट नंबर है विवेकानंद, सेकंड है श्री अरविंद, थर्ड नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर जी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा दयानंद सरस्वती जी। तो जल्दी से बताइए, चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरविंदो से पांडिचेरी आश्रम का संबंध है। पांडिचेरी आश्रम श्री अरविंदो द्वारा तैयार किया गया, विवेकानंद बेलूर मठ और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती और दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापक थे। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना को भारत सरकार ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर 1 1976 में,
ऑप्शन नंबर 2 1978 में, ऑप्शन नंबर 3 1982 में, ऑप्शन नंबर 4 1986 में। कब आरंभ किया? 1978 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को आरंभ किया गया, जबकि 1998 में प्रौढ़ शिक्षा जो है वो चलन में आई। 1978 में जनता पार्टी द्वारा सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई, लेकिन सरकार के पतन के बाद प्रौढ़ शिक्षा नीति अप्रभावी रही थी। कैटल द्वारा बनाए गए प्रश्नावली उपकरण का नाम क्या है? 16 पीएफ प्रश्नावली, 20 पीएफ प्रश्नावली, व्यक्तित्व अनुसूची या फिर व्यक्तित्व प्रश्नावली। तो इन चारों में से क्या नाम है ये बताना है आपको। कैटल ने 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को बताया, जिसमें कि 16 तो थे और साथ में उनके अपोजिट पर्सनैलिटी फैक्टर्स को रखा गया। इस तरह से वो 16 के 32 पर्सनैलिटी फैक्टर कैटल के द्वारा बताए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आंसर है। अच्छा, ये थ्योरी तो कैटल की पर्सनैलिटी से रिलेटेड थी। इसे ट्रेट थ्योरी के नाम से या विशेषक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब आपको ये बताना है कि कैटल ने बुद्धि से संबंधित कौन सी थ्योरी बताई है, या बुद्धि से संबंधित कौन सी थ्योरी कैटल द्वारा दी गई है। ओके, चलिए वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। धर्म और शिक्षा में संबंध है। केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए या धार्मिक शिक्षा के लिए? तो देखिए, धर्म और शिक्षा का संबंध नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए है। यह विचार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, कोई भी अंतिम चरम नहीं है, किस दर्शन को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करता है? आदर्शवादी दर्शन, प्रयोजनवादी दर्शन, यथार्थवादी दर्शन या फिर प्रकृतिवादी दर्शन। तो ये प्रयोजनवादी दर्शन पर आधारित विचारधारा है। आदर्शवादी दर्शन के विचार में सत्य है। उनका कथन है कि सबसे पहले विचार आया, बाद में भौतिक जगत आया। प्रयोजनवाद में प्रत्येक वस्तु या विचार सापेक्षिक है और निरपेक्ष सत्य नहीं है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति और प्राकृतिक क्रियाओं का अनुसरण करना चाहिए, और यथार्थवाद के दर्शन में व्यक्ति को यथार्थ वास्तविकता में विश्वास करना चाहिए, यानी जो इस समय है वही सत्य है। कौन व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों का आंतरिक संगठन मानता है? नंबर 1 वुडवर्थ, नंबर 2 अल्फोर्ट, अल्फोर्ट नहीं होगा, ये अल्पोर्ट होगा, नंबर 3 स्किनर और नंबर 4 एडलर। तो ये है, ऑलपोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों का संगठन माना गया है। देखो, एडलर मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक हैं, ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी को मानने वाले हैं, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक हैं और वुडवर्थ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? फर्स्ट बटलर, सेकंड बॉसिंग, थर्ड एडम्स या फोर्थ सुकरात। बताइए जल्दी से आंसर।
शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है एडम्स ने। जबकि डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। समस्या समाधान में प्रयुक्त होता है तार्किक चिंतन, स्थूल चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो समस्या समाधान में तार्किक चिंतन प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। प्रकृतिवाद विश्वास करता है प्रभावात्मक अनुशासन के सिद्धांत में, मुक्त्यात्मक अनुशासन के सिद्धांत में, दमनात्मक अनुशासन के सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार मुक्त्यात्मक अनुशासन को के सिद्धांत को माना गया है। मुक्त्यात्मक अनुशासन का सिद्धांत रूसो द्वारा दिया गया। प्रभावात्मक अनुशासन के सिद्धांत में प्रयोजनवाद का सिद्धांत है और दमनात्मक अनुशासन का सिद्धांत आदर्शवादियों का है। अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होता है जबकि दो परिस्थितियों में असमान तत्व हों, दो परिस्थितियों में समान तत्व हों, दो परिस्थितियों में प्रेरक तत्व हों या दो परिस्थितियों में समान शिक्षण विधियां हों। तो अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण तब होता है जबकि दो परिस्थितियों में समान तत्व होते हैं। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के प्रवर्तन कौन है? प्रवर्तक होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 मूलर, ऑप्शन नंबर 2 फ्रायड, ऑप्शन नंबर 3 एबिंगहॉस, ऑप्शन नंबर 4 वॉटसन। प्रवर्तक हैं एबिंगहॉस। विस्मरण के सिद्धांत के या स्मृति के सिद्धांत के एबिंगहॉस प्रवर्तक हैं, जिनका मानना है कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। शैक्षिक समाजशास्त्र अध्ययन है समाज में मानव आवश्यकताओं का, शिक्षा व समाज के संबंध का, मानव समाज के प्रकारों का, समाज में परंपरागत शिक्षा का। तो शैक्षिक समाजशास्त्र अध्ययन है शिक्षा व समाज के संबंधों का। ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर होगा। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा व समाज के संबंध में अध्ययन करता है। अब क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 के अध्यक्ष थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, कोठारी या मुदालियर। तो विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष 1948 में राधाकृष्णन जी थे, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कोठारी आयोग 1964-66 शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे DS कोठारी, और मुदालियर 1952-1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। राज्य शिक्षा का साधन है औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य कैसी शिक्षा का साधन है? राज्य अनौपचारिक शिक्षा का साधन है।
राज्य शिक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद करता है, लेकिन शिक्षित करने और शिक्षा प्रदान करने के प्रत्यक्ष मदद नहीं देते, जैसे विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि देते हैं। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता में, मस्तिष्क की विधि क्रियाशीलता में, शरीर की उपयुक्त क्रियाशीलता में, शरीर के सामान्य आभास में। तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता से पता चलता है। हम जैसा मानसिक स्वास्थ्य रखते हैं हमारे चेहरे पे दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक हैं? जॉन डीवी, रूसो, डंकन या जॉर्ज पेने? तो इसका आंसर है जॉर्ज पेने शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक हैं। जबकि समाजशास्त्र के जनक अरस्तु कहलाते हैं। प्रकृतिवाद के संदर्भ में नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी? अरस्तु, जॉन डीवी, रविंद्रनाथ टैगोर या रूसो? देखिए, नकारात्मक शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है और मुक्त्यात्मक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया रूसो के द्वारा। निषेधात्मक शिक्षा या नकारात्मक शिक्षा का कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया। जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कौन सी पुस्तक? एमिल में उन्होंने कहा था नकारात्मक शिक्षा के बारे में। उनका मानना था कि बालक को अगर कुछ सीखना है तो उसके बीच में बाधा उत्पन्न ना करें, उसको प्रकृति की गोद में छोड़ दें, वो अपने आप से सीख जाएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बच्चों की रुचि और सहज प्रवृत्तियों पर आधारित, केवल विज्ञान और गणित पर केंद्रित, पारंपरिक विषयों और पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित, समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? प्रकृतिवाद के अनुसार बच्चों की रुचि और सहज प्रवृत्तियों पर आधारित होना चाहिए। प्रकृतिवाद का मानना है कि पाठ्यक्रम बच्चों की आंतरिक जिज्ञासा और रुचियों के अनुरूप होना चाहिए। बच्चे क्या सीखना चाहते हैं या उनकी क्या रुचि है, ये उस पाठ्यक्रम के अंदर होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड का अंतिम और मूल तत्व क्या है? आत्मा तथा मन, भौतिक पदार्थ, सामाजिक संरचना या ऊर्जा? तो इसका आंसर है आत्मा तथा मन। देखिए, आदर्शवाद मानता है कि वास्तविकता का सार आत्मा, मन या विचार है और भौतिक दुनिया इस आध्यात्मिक वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। प्लेटो के अनुसार वास्तविकता की प्रकृति क्या है? बदलने वाला और अस्थायी, स्थिर और शाश्वत विचार, भौतिक और अनुभवजन्य, केवल वैज्ञानिक रूप से अवलोकन योग्य। प्लेटो का मानना था कि वास्तविक वास्तविकता विचारों या रूपों की दुनिया है जो स्थिर, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में आंसर हो जाएगा। किस दार्शनिक को जर्मन आदर्शवाद का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी इमैनुअल कांट, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी डेविड ह्यूम।
देखिए, एक तो आदर्शवाद का जनक हमने किसे बताया? प्लेटो को। लेकिन जर्मनी में आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है? वो हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट को अक्सर जर्मन आदर्शवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ज्ञान और अनुभव में मन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद का शिक्षा में मुख्य उद्देश्य है? चरित्र और आत्म अनुभूति का विकास, व्यावसायिक कौशल विकसित करना, छात्रों को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रशिक्षित करना, या छात्रों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तैयार करना। तो समाज और विज्ञान वाला तो आप इग्नोर ही कर दीजिए। व्यावसायिक कौशल में विकसित नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर होगा। चरित्र और आत्म अनुभूति का विकास, यानी आदर्शवाद केवल आध्यात्म से जुड़ा है, नैतिकता से जुड़ा है, इसलिए इसका आंसर होगा चरित्र और आत्म अनुभूति का विकास। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य छात्रों को नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकसित करना है, जिससे वे अपनी आत्मा को समझ सके। भारतीय दर्शन में कौन सा स्कूल आदर्शवादी विचारों से सबसे निकट से संबंधित है? मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन या चारवाक दर्शन? देखिए, चारवाक दर्शन तो आस्तिक दर्शन नहीं है, नास्तिक दर्शन है। न्याय दर्शन जो सांख्य से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वेदांत दर्शन आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है, या आदर्शवाद का एक निकट संबंध इसमें मान सकते हैं हम, क्योंकि वेदांत का भी जो मूल उद्देश्य है वो आत्मा और मन को ही कहा गया है, वो आत्मा की पवित्रता पर ध्यान देता है। वेदांत दर्शन, विशेषकर जो अद्वैत वेदांत है, उसका मानना है कि अंतिम वास्तविकता ब्रह्म है और भौतिक दुनिया माया, एक भ्रम है, जो आदर्शवाद के सार के बहुत करीब है। यानी आदर्शवाद भी भौतिक दुनिया से अलग है या भौतिक दुनिया को परे मानता है, जैसे कि वेदांत दर्शन मानता है। तो यहाँ पीजीटी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। चैनल पर आने के लिए थैंक यू। और जिन्होंने आज पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट किया है, उनसे मैं कहूँगी कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस डालने के लिए। और जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।